नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग। मित्रों, 2 अध्याय एनसीईआरटी कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अपने कर लिए हैं। हरिवंश राय बच्चन और महादेव वर्मा भक्ति। और आज अध्याय नंबर है 3। कौन सा? आलोक धनवा। पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्याय नंबर 2 एनसीईआरटी कक्षा 12 आलोक धनवा। और आज आलोक धनवा जी का करेंगे अपने जीवन परिचय। अभी तक इनका निधन नहीं हुआ है, ये बात आप ध्यान रखना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ कब? 1948 ईस्वी। कहाँ हुआ? जन्म स्थान इसके आगे रख देते हैं अपने, मुंगेर। और मुंगेर कहाँ है? बिहार। ये इनका जन्म और जन्म स्थान हो गया। साथियों, एक बात बता देता हूँ आपको कि आलोक धनवा है, इन्होंने कुछ एक ही कविताएं रची है, ज़्यादा इनका काव्य नहीं रहा। लेकिन जितना भी काव्य रहा है वो भारतीय जनता में बड़ा चर्चित रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मैं थोक के भाव रचना करूं। ऐसी रचना का फायदा भी क्या होता है? अगर उनकी शुरुआत देखें तो उन्होंने कविता करना आरंभ किया था लगभग 1972 से। तो उनकी जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उनके बारे में अपने जान लेते हैं। उनकी कृतियां कौन कौन सी है? सबसे पहली आती है जनता का आदमी। ये उनकी पहली कविता है मित्रों। आप इसके सामने लिख भी सकते हैं, प्रथम कविता। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1972। ये इनकी प्रथम कविता थी मित्रों। इसके बाद में इनकी कुछ एक और प्रमुख कविताएं हैं जिनको मैं बता देता हूं। एक इसके अलावा इन्होंने लिखी भागी हुई लड़कियां। इसके अलावा ब्रूनो की बेटियां। ब्रूनो की बेटियां। ब्रूनो की बेटियां हो गया। एक और रचना इनकी देखिए, कपड़े के जूते। कपड़े के जूते। इसके अलावा गोली दागो पोस्टर। गोली दागो पोस्टर। ये इनकी प्रमुख कविताएं रही मित्रों। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आएगी अब? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उनका जो एकमात्र कविता संग्रह रहा। उन्होंने एकमात्र उनका कविता संग्रह है, वो देखेंगे अपने। एकमात्र यहाँ लिख देते हैं सीधा ही। कौन सा है? दुनिया रोज बनती। साथियों, इसने भारतीय जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। इस किसने? कविता संग्रह। तो यहाँ लिख सकते हैं एकमात्र कविता संग्रह जिसने लोगों को काफी आश्चर्यचकित किया और प्रभावित किया। और इसका प्रकाशन रहा 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्होंने कोई थोक के भाव
रचनाएं नहीं की है, जो भी की है बड़ी शानदार की है। अच्छा, इनको सम्मान प्राप्त हुए या पुरस्कार कह लीजिए, वो कौन कौन से थे पुरस्कार? इनको राहुल सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, बनारसी प्रसाद, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, इसके अलावा नागार्जुन सम्मान, पहल सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर, सम्मान, और इसके अलावा एक प्रसिद्ध और रहा सम्मान, वो कौन सा है? बिहार राष्ट्रभाषा का साहित्य सम्मान। ये इनको प्रमुख सम्मान मिले। अच्छा, इनकी एक प्रमुख पंक्ति है, वो अपने देख लेते हैं, प्रमुख पंक्ति। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक इम्पोर्टेंट बात अपने लिखेंगे, विशेष। विशेष क्या है? वे अपने बारे में कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं। क्या? मैं एक इत्फाकन कवि हूँ। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है मित्रों, मैं एक इत्फाकन कवि हूँ। अच्छा ठीक है, इनकी प्रमुख पंक्ति क्या है? जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है, वहाँ मेरा क्या है? मैं नहीं जानता लेकिन, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये इनकी क्या है? प्रमुख पंक्तियां हैं मित्रों।
अब चलते हैं उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में जान लेते हैं, कुछ मुख्य बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इनके जन्म के बारे में, कृतियाँ, सम्मान, इनकी विशेष वो स्वयं के बारे में क्या कहते हैं और उनकी प्रमुख पंक्ति क्या है जो भारतीय जनता जानती है। अब इससे आगे की ओर चलते हैं। हाँ मित्रों, अब उनके जीवन से जुड़े हुए जो विविध प्रसंग हैं जो आपकी ज्ञान में वृद्धि करेंगे उनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विविध प्रसंग है आलोक धनवा जी से संबंधित। पहला क्या है मित्रों, 7वें 8वें दशक में आपको पता है, मतलब 1965 से लेकर लगभग 1980 तक उन्होंने अपनी रचना का आरंभ छोटी छोटी कविताओं के द्वारा अपना जो रचना संसार है उसका आरंभ कर दिया था। और 1972 में आपको पता है जनता का आदमी उनकी जो पहली कविता आई थी। तो 7वें 8वें दशक में आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में, मतलब वो छोटी आयु में ही थे, आपको पता है 1948 में उनका जन्म हुआ था, तो मात्र 22 से 24 वर्ष की आयु थी उनकी। तो अपनी गिनी चुनी कविताओं से उन्होंने क्या की, अपार लोकप्रियता अर्जित की, उन्होंने प्राप्त की। अच्छा, इसके अलावा 1972 और 73 के अंदर जो भी उनकी कविताएं क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, उसको गंभीर जो काव्य प्रेमी थे, जो ऐसे काव्य प्रेमी जो काव्य को गंभीरता से लेते हैं, उनके अंदर वो बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत पसंद किया गया उनको। तो वही यहाँ दे रखा है कि सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही। वो उनके ज़बान से ही याद हो गई। वो मतलब सरलता के साथ लोगों को प्रभावित करना, सरलता के साथ उसमें अर्थ गंभीरता का होना, ये इनकी एक प्रसिद्धि रही। नंबर 3 क्या है, आलोचकों के अनुसार, आलोचक अभी भी ये मानते, आलोचक मतलब किसी भी काव्य का गुण दोष निकालने वाले, तो आलोचक अभी भी ये मानते हैं कि आलोक धनवा जी की जो कविताएं हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में हिंदी कवियों और उनकी कविताओं को कितना प्रभावित किया, अभी तक इसका ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हालांकि उनका काव्य क्या रहा, सीमित रहा, लेकिन उस सीमित काव्य के अंतर्गत उन्होंने अपने काव्य को इतना प्रभावशाली बनाया कि वो अपना प्रभाव, अपनी छाप पूरी तरीके से हिंदी साहित्य के कवियों और उनकी कविताओं पे छोड़ देती है। तो अभी तक भी ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं इन चीज़ों का। वही यहाँ दे रखा है कि आलोचकों के अनुसार उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ। नंबर 4, व्यापक ख्याति मतलब प्रसिद्धि के बावजूद आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव लेखन नहीं किया, मतलब कोई सस्ता लेखन नहीं किया कि हाँ बस जो मन में आया वो लिख दिया। तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि उन्होंने कभी भी थोक के भाव अपनी रचना नहीं की है। 5वां, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी पहली कविता, इन्होंने अपना लेखन आरंभ, पहली कविता आपको पता ही है, जनता का आदमी आए, जनता का आदमी ये कविता आई थी और वहीं से उन्होंने अपने लेखन का क्या किया, आरंभ किया। इसके पश्चात उनका एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा रहा, दुनिया रोज बनती है। ये इसका प्रकाशन कब हुआ, 1998 ईस्वी में हुआ था, ये याद रख लेना आप। तो लगभग 1972 से 1998 में इनका रचना संसार रहा था। अच्छा ठीक है, अब वर्तमान की बात करें तो रचना लेखन के बाद में भी या रचना लेखन के साथ साथ में भी वो 2 दशकों से भारत देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, विद्यार्थियों से संबंधित कवि सम्मेलन आदि, या कोई भी सामाजिक रीति रिवाज या परंपरा है भारतीयता की, तो उसमें वो एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया।
अर्थात कहने का ये कि उन्होंने अपने नीचे 2-3-4 मंडल तैयार किए, जिसके अंदर अनेक ऐसे कवि थे, अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे जो विद्यार्थियों को या समाज के किसी भी समुदाय को निःशुल्क वो शिक्षा दे सकें, उन्हें अध्ययन करवा सकें। इसलिए उन्होंने जमशेदपुर में क्या चलाई, अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। और अंतिम है रंगक्रम, मतलब रंगमंच, जो नाटक किए जाते हैं, और साहित्य के ऊपर इन्होंने कई राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में एक अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। मतलब कि एक रंगमंच के कार्यक्रम को कैसे संचालित करना है और साहित्य के बारे में क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसकी सक्रिय भागीदारी एक अतिथि व्याख्याता के तौर पे इन्होंने निभाई है। तो मित्रों, ये हुआ आलोक धनवाजी का जीवन परिचय। कल बात करेंगे उनकी कविता पतंग के बहाने। इनकी कविता कौन सी आई है कक्षा 12 में? पतंग के बहाने। अच्छा, पतंग तो आपने उड़ाई होगी, बहुत उड़ाई होगी और उड़ाते भी हो, तो वही कविता है पतंग के बहाने। अच्छा, दौड़े हो कभी पतंग लूटने के लिए? जापड़ो ले गए यो जा दौड़ियम दौड़, और एक पतंग हुआ 20-20 अरबे करे थापा मुखी दे चट्टू पर चट्टू, और जापड़ों पाड़ ले गाल गुल कान कुन। तो वही है, आप पीछे भाजता फिर पतंग के बहाने। अच्छा, ये पतंग के बहाने उनकी एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है उससे लिया गया है। अच्छा, ये दुनिया रोज बनती है उनकी एक क्या है, लंबी कविता है, जो कितने भागों में है? 3 भागों में। और अध्याय नंबर 2 आलोक धनवाद पतंग के बहाने, ये उनकी लंबी कविता का तीसरा भाग अपने किताब में आया है, अपनी पुस्तक में आया है, जिसका अध्ययन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।